हम्म। हमारा आयुर्वेदिक के यूज में गांजा का क्या उपयोगिता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक और बार एक बार और दोहराए प्रश्न को। गांजा का उपयोगिता इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। गांजा, ओके ओके। हम्म। ये क्या है, कौन सा द्रव्य है गांजा, बताइए पहले। गांजा कौन सा द्रव्य है? कर्म के अनुसार जो विभक्त हम लोगों ने किए थे, गांजा के बारे में मैंने बताया था, याद करो। तो ये कौन सा, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना, अब सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ठीक से। देखो गांजा क्या है, क्या है? व्यवसायिक द्रव्य। व्यवसायिक द्रव्य का काम क्या है? क्या काम है इसको याद रखो। व्यवसायिक द्रव्य का काम क्या है? व्यवसायिक द्रव्य एक बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है। मतलब जैसे रसायन द्रव्य होते हैं तुरंत असर करने वाले, वैसे ही व्यवसायिक द्रव्य भी ऐसा ही है। आप चाय पीते हो कि नहीं? चाय पीते हो? चाय भी एक व्यवसायिक द्रव्य है। अफीम, ये भी एक व्यवसायिक द्रव्य है। गांजा, सिगरेट, सब व्यवसायिक द्रव्यों में आएंगे। तो इनका क्या है, ये हमारे नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मान लो आप 2-3 दिन तक ना सोए हो तो कैसा लगेगा आपको? आपको एक्टिव फील होगा क्या? आप लोग थोड़ा निष्क्रिय जैसा फील होगा आप सबको, आलस्य आएगा। तो क्या करते हैं, व्यवसायिक द्रव्यों का सेवन कराते हैं। और इसका और क्या क्या काम है, एक अच्छा पेन किलर है। ठीक है, एक अच्छा पेन किलर है। पेन किलर मतलब क्या? देखो ये सारे के सारे जो पेन होते हैं नर्व के थ्रू हमको पता चलता है ना। आपके शरीर में किसी एक जगह किसी मतलब मान लो किसी कीट ने काट लिया तो, या किसी ने आपको जख्म दे दिया तो कैसे पता चलता है? जो ब्रेन तक जो पहुंचाने वाला जो न्यूरल सेल या न्यूरॉन जो कोशिकाएं हैं, नर्व नर्व कोशिकाएं, ठीक है, स्नायु जिसको कहते हैं, स्नायुविक जो स्नायु कोशिकाएं हैं, ये रेस्पॉन्सिबल हो रहे, चेन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई चीज मतलब जख्म हुआ या किसी ने काट लिया तो आपको तुरंत ही मतलब विद इन सेकेंड आपको पता चलता है। तो शरीर में जितने भी पीड़ा होते हैं उसको मतलब उस पीड़ा से मुक्ति देने के लिए कुछ समय तक, मतलब पूरी तरह से नहीं, रिपेयर का काम नहीं करता व्यवसायिक द्रव्य, कुछ समय तक ये पेन किलर का काम कर सकता है। विशेष करके कैंसर रोगियों को गांजा का सेवन कराते, एक अच्छा मेडिसिन है गांजा कैंसर के लिए। क्योंकि कैंसर में बहुत भयंकर पीड़ा होता है। कैंसर जो रोग है ये बहुत पीड़ा के लिए ये प्रसिद्ध है, बहुत पीड़ा होता है, असह्य पीड़ा। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस पीड़ा को न सहन करके। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? व्यवसायिक द्रव्य क्या है? गांजा का एग्जाम्पल दिए आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कॉफी जो पीते हो आप, कॉफी, ये भी एक व्यवसायिक द्रव्य है।
मतलब ये कि जिसको शरीर में जब हम लेंगे तो यह पूरी शरीर को ही प्रभाव डालेगा, पूरी शरीर तक उसका प्रभाव चला जाएगा। और जैसे हम धूम्रपान करते हैं, फेफड़े के अंदर जाता है और पूरी तरह से रक्त में मिल जाता है और पूरी तरह से हमारे ब्रेन को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। वैसे ही कि जो द्रव्य सेवन करते ही पूरी शरीर के ऊपर असर देना स्टार्ट कराता है, वही व्यभिचारी द्रव्य है। आगे चाय पीते हो, हालांकि अभी चाय का क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन जो चाय का पत्ता होता है ना, जो आसाम में मिलते हैं, ओरिजिनल पत्ता जो है, उसको यदि आप मतलब इसको काढ़ा बनाकर पियोगे तो आपको लगेगा कि आपको थोड़ा फुर्तीला महसूस होगा, थोड़ा फुर्तीला महसूस होगा आपको। तो जान जाओगे क्यों, जब पीते ही आपको इतना एक्टिव लग रहा है। तो वैसे ही द्रव्य को हम व्यभिचारी द्रव्य या इस प्रकार का द्रव्य कहेंगे। और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक दवाई है आयुर्वेद में, संजीवनी सुधारस। ये भी एक अच्छा व्यभिचारी द्रव्य, संजीवनी सुधारस। 3-4 दिनों तक आप ना सोए होंगे, जो इनएक्टिवनेस फील होगा आपको, इसको एक खुराक पीने से मतलब शरीर में पूरा ताजापन आ जाता है। तो ये एक प्रकार का रसायन और व्यभिचारी द्रव्य का काम है। तुरंत घुल मिल जाते हैं शरीर में, जो द्रव्य तुरंत ही शरीर में घुल मिल जाते हैं और प्रभाव दिखाना स्टार्ट कराते हैं, वही व्यभिचारी द्रव्य। आ गया गांजा का। गांजा का अनेक यूटिलाइज होता है, केवल व्यभिचारी द्रव्य के हिसाब से भी नहीं। गांजा का इन्फेक्शन रोकने के लिए, विशेष करके श्वास रोगों के लिए, श्वास रोग, जितने भी श्वास रोग हैं, क्या क्या है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे रोगों को ठीक करने के लिए भी गांजा का जो धूम्र का यूज किया जाता है आयुर्वेद। आपको पता है पान में भी गांजा यूज होता है खाने के लिए। ये जब खाएंगे तो थोड़ा फील मतलब डाइजेशन सिस्टम को भी ये थोड़ा इंप्रूव कराता है। तो गांजे के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ाई करेंगे। ये अच्छा मेडिसिन है, हालांकि ये बैन है, ठीक है, ये बैन है क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन इसको यदि पॉजिटिवली यूज करें आयुर्वेद में, शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, रोग नाशन के लिए, तो ये सबसे बढ़िया असरदार मेडिसिन है, ठीक है। बहुत इसके बारे में पूरी तरह से हम पढ़ाई करेंगे गांजा के बारे में। और किसी का कोई डाउट है? स्टार्ट करें आज का सेशन। सबको सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? जी गुरुजी। तो क्वेश्चन ये है, सब लोग वीडियो ऑन कर लिए, कालीचरण जी, ललित कुमार साहू, सविता मल्लिक जी, चक्रधर प्रधान जी, प्लीज आप लोग वीडियो को ऑन कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं आप लोग सुन रहे हैं ठीक ठाक। बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग ज्वाइन होंगे उनको ही मौका मिलता है प्रश्न पूछने का। प्रश्न ये है, ऋषि पराशर मुनि के अनुसार तिक्त और कषाय रस का विवाह क्या है? ऋषि पराशर जो मुनि है, इसका सही उत्तर है मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त। बताइए।
आप सब लोग क्यों इतना जल्दी भूल रहे हो? इसके बारे में कितने बार मैंने पढ़ाया था। ऋषि पराशर मुनि, ऋषि पराशर मुनि। पराशर मुनि का संहिता है, ठीक है, पराशर मुनि का संहिता है जहां कृषि के विषय में वर्णन किया गया है, ठीक है। कृषि कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, पराशर संहिता में वर्णन। पराशर मुनि अपने जीवन काल में बहुत काम करे हैं, उनमें से ये विपाक का काम उन्हीं का फॉर्मूला है, ठीक है, कि जब कोई चीज खाते हैं तो उसका कौन सा रस मुंह में आता है डाइजेशन के बाद। तो उन्हीं का फॉर्मूला ये है कि वो मानते क्या है कि कषाय रस का विपाक क्या है, मतलब जो चीज कषाय है उसका क्या है विपाक। आप खुद बताओ कि एक चीज कषाय का एग्जाम्पल ले लो, और जब उसको खाते हैं तो मुंह में कैसा स्वाद आता है, क्या है? मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है? वेरी गुड, मधुर ही होगा, मधुर होगा। तो ऋषि पराशर मुनि के हिसाब से हरड़े का एग्जाम्पल दो। हरड़ हरड़ का क्या है विपाक, क्या है? मधुर है, कषाय रस से संपूर्ण। गाय जो होते हैं वो ज्यादातर कषाय रस वाले चीजों का ही सेवन करते हैं, इसी हेतु उन्हीं का जो दूध है ना थोड़ा स्वीटनेस आता है कि नहीं? वही तो जो मनुष्य कषाय रस का सेवन करेगा, ठीक है, उसके शरीर में रोगों का कभी दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई किसी भी प्रकार के रोग नहीं दिखाई देंगे, या रोग यदि आते हैं तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्यों? कषाय रस में पूरी तरह से त्रिदोष को कंट्रोल करने का क्षमता है, और ज्यादा कषाय, ठीक है, कषाय ज्यादा हो जाए तो ये कटु हो जाएगा या तिक्त हो जाएगा। तो लाइट कषाय, मतलब समझ में आ रहा है सबको? लाइट कषाय जैसे कि ज्यादातर आप लोग देखे होंगे जो घास है, घास खाते हैं जो बकरी या आपके जो गाय बैल जो सांड, तो उसी का रस को आप निचोड़ लो और सेवन करो तो कुछ देर के बाद आपके मुंह में स्वीटनेस आता है। क्यों? ये लाइट कषाय है, लाइट कषाय। देखो लाइट जो कषाय होगा उसका और एग्जांपल देता हूं। महिलाओं के लिए विशेष करके ये जड़ी बूटी विशेष उपयोगी होता है जिसका नाम है अशोक। कभी अशोक के पत्ते खाए हैं या टेस्ट करे हैं मुंह में? अशोक के पत्ते यदि ना खाए हैं तो इसको प्रयोग करके देखो। अशोक के पत्ते में एक लाइट कषाय होता है, लाइट कषाय, ठीक है। तो ये क्या करता है? पोषक का काम करता है, विरेचक का काम करता है, ठीक है। पोषक का भी काम करेगा, विरेचक का भी काम करेगा, रेचक और पोषक दोनों का काम करता है। क्या? जो लाइट कषाय है, कड़वा कषाय नहीं, जो लाइट, थोड़ा लाइट कषाय तो है लेकिन हल्का कषाय। आ गया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको। शरीर को कौन सा चीजों का ज्यादा दरकार होता है, तो लाइट कषाय। लाइट कषाय के भीतर मधुर रस छुपा हुआ है। इसी हेतु जो आंवला है, ठीक है, आंवला, आंवला के भीतर भी लाइट कषाय है,
ठीक है, ये त्रिदोष नाशक माना जाता है। आ गया समझ में? हरडे त्रिदोष नाशक है, वहाड़ा त्रिदोष नाशक है। तो हमारे आयुर्वेद में लाइट कषाय या कषाय रस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसका विपाक ऋषिपुराशन मुनि के अनुसार मधुर है, इसके भीतर मधुर रस छुपा हुआ है। ठीक है गुरुजी, गुआवा का पत्ता भी कषाय है ना? जी, गुआवा का पत्ता। हाँ, गुआवा का पत्ता भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। ठीक है, हल्का मतलब कषाय से थोड़ा कड़वा होता है, मतलब कड़वे की जैसा रेंज में आएगा, लेकिन उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे तो ये डाइल्यूट मतलब समझ में आ रहा है कि मान लो आप अमरूद का जो पत्ता है, ठीक है, गुआवा जिसको कहते हैं, गुआवा का पत्ता ले आए, उसका रस निकाले, उसमें थोड़ा पानी मिला लिया, तो क्या होगा? हल्का कषाय हो गया। उसको आप सेवन करेंगे तो शरीर के सभी रोग तो ठीक होंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ पोषक भी मिल जाएगा। गेहूं का ज्वारा, गेहूं का जो ज्वारा होता है, आमतौर पर जिनका भी उम्र 60 से ज्यादा हो गया है उन लोगों के लिए टॉनिक है। क्यों? ये भी हल्का कषाय श्रेणी में आएगा। हल्का कषाय आ गया समझ में? ये अच्छा मेडिसिन है। गुरुजी, जामुन का पत्ता? जामुन का पत्ता भी कषाय में आएगा, कषाय में आएगा, लेकिन उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे तो अच्छा है। जामुन जो है, जामुन पूरा लाइट कषाय होगा। जामुन का जो फल, पका हुआ फल, ये अच्छा कषाय है। ठीक है, जो देखो मीठे, जितना भी मीठा फल होते हैं उसका पूर्व अवस्था इधर खट्टा हो सकता है या कषाय हो सकता है। यदि वो कषाय है और पका हुआ स्टेज से थोड़ा पहले हो तो वो हल्का कषाय शरीर के अनेक रोगों में काम आएगा। जैसे अमरूद हो गया, ठीक है, मेरे पास देखो आपके लिए अमरूद है मेरे पास, आपको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल? अमरूद जी, दिखाई दे रहा है। ये पीला का है, ये पीला रंग का है, इसमें मीठा आएगा स्वाद। और ये जब थोड़ा हरे रंग का होगा, ठीक है, हल्का हरा, हरे रंग का, गाढ़ा नहीं, तो ये लाइट कषाय होगा। यही अमरूद सबसे अच्छा है। आ गया समझ में सबको? ये वाला अमरूद सबसे अच्छा, जो मतलब थोड़ा टाइट लगेगा और इसका रंग जो होगा हल्का पीला या हल्का हरा, इस प्रकार का होगा, और मीठा लगेगा, कषाय भी लगेगा, दोनों स्वाद आएंगे। ये अमरूद इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में ये अमरूद ही है। ठीक है, इसका बीज का काम अलग है, इसका छिलका का काम अलग है, इसके जो मतलब जो मांस है उसका काम अलग है। सप्त धातुओं को समझाता हूं किस प्रकार से होते हैं। जो इसका बीज है ना, अमरूद का जो बीज है वो शुक्र धातु को पुष्टि देता है, मतलब शुक्र धातु को बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, इसका जो मांस है ये हमारे मांस धातु को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब उसका जो मल है उसको घटाता है और स्वच्छ मांस बनाने का काम करता है, मतलब शरीर को शुद्ध करता है। इनडायरेक्टली मांस धातु को एक मजबूती प्रदान करता है और शुद्ध बनाता है। मतलब शरीर में जितने भी
कफ है उसको शुद्ध करेगा। उसका जो मांस है जो मीठा लगता है, उसका जो छिलका है, ठीक है, ये कसाय, पूरी तरह से कसाय रहता है, हल्का कसाय रहता है। ये हमारा विषय है। मैं जो कसाय रस के बारे में अभी बोल रहा हूं, भीतर से नहीं, मांस में नहीं, बीज में नहीं, ऊपर वाला छिलका है, इसलिए इसको ना छीले और खाएं। तो ये वाला जो होगा, उसका जो छिलका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल रेचक नहीं, विरेचक नहीं, पूरी तरह से एक कंप्लीट फूड है। ठीक है, हम लोगों को कभी छिलके के ऊपर नजर नहीं आता। केला हो गया, आप सब लोग केले के छिलके खाते हैं? खाते हैं? गाय खाती है, बैल खाती है, खाता है ना? अनेक अनेक पशु लोग खा लेते हैं पूरी तरह से। भीतर वाला मीठा रहता है, ऊपर वाला कसाया रहता है। केले के छिलके में जितना कैल्शियम रहता है ना, भीतर उतना नहीं रहता। तो कैल्शियम को पूर्ति करने के लिए यदि खाना है केला, तो उसके छिलके सहित खाना है। तो कैसे खाएं? इधर इसका आप तरकारी बनाकर खाएं, कुक करके खाएं तो अच्छा है। लेकिन यदि औषधि के हिसाब से खाएं तो इसमें नमक ना मिलाएं। ठीक है, सब लोग खाते हैं, करेला खाते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ मैं करेला खाता हूं, लेकिन करेले का जो विधि है वो ये है कि उसमें नमक नहीं लगना चाहिए। और आपको तो अच्छा नहीं लगेगा बिना नमक का खाने से। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जो करेला में जो तिक्त रस है, कड़वा है, उसको शरीर को धारण करने के लिए, जिनको भी मधुमेह का रोग है उनको ठीक करने के लिए हम क्या सलाह देंगे? बिना नमक से वो खाएं, भले ही कितना कड़वा लगे वो खाएं, तब उसका फायदा ज्यादा रहेगा। तो ये अमृत वाला जो कंसेप्ट आ गया समझ में, कि बाहर वाला जो छिलका है ये हल्का कसाय है, ये पूरी तरह से ये संपूर्ण आहार हो सकता है शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। अमृत तत्व यहाँ है, छिलके में है। जी क्या है प्रश्न? गुरुजी, ऐसा केला का है, उसको खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है क्या? एक बार और दोहराएं, प्रश्न क्या है? एक कच्चा केला का छिलका ज्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है? नहीं, ये सत्य नहीं है। केले का छिलका ऐसा कोई है क्या आपके समझ? कोई खाया है ज्यादा? किसने खाए हैं? कच्चा केला कच्चा, केला हाँ, का कच्चा छिलका तो केला खाते का हैं। छिलका हो या पका हुआ केले का छिलका हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, छिलके में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक प्रकार के कसाय रस का ही। जो पका हुआ है थोड़ा हल्का कसाय रहेगा, और जो पूरी तरह से हरा है, कच्चा है, वो क्या है? पूरा पूरा कसेला होगा। कसेला जो रस है वो विरेचन के लिए सबसे अच्छा है, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक कराने में काम आएगा, ना कि इसको रुकवाने के लिए। जो हमारा जो विज्ञान ये कह रहा है, कसाय रस जो है ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक कराने, जैसे हरड़, हरड़ का रस क्या है? कसाय है, हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक कराने के लिए। अगर आप केले का एग्जाम्पल दो, उसी साइंस को यूटिलाइज करेंगे तो ये विरेचक का काम करेगा, मतलब मल और मूत्र को साफ रखेगा शरीर से, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कराएगा। यदि भीतर का चीज खाएंगे, ठीक है, छिलके से नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन, वो तो विरेचक है, वो निकल जाना चाहता है, निकल जाएगा। भीतर वाला चीज, जो व्हाइट चीज, जो सफेद वाला चीज है, उसमें से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखो, केले का एग्जांपल ले रहे हो तो मैं बता देता हूँ। केले जो पका हुआ केले का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जैसे कि केले जो पका होगा तो उसमें कफ कारक है, पका हुआ केला जो मीठा लगता है,
और जो मतलब पका हुआ नहीं है, रॉ है पूरी तरह से, वो पित्त कारक है। ठीक है, तो पाइल्स वाले जितने पेशेंट हैं उनको पका हुआ केला ही खाना है ज्यादा। जिनको ठंड, सर्दी, जुकाम या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कच्चा वाला केला खाना। आ गया समझ में? दोनों में कैल्शियम है, दोनों में कैल्शियम है। लेकिन पका हुआ केले में क्या होता है कि इसमें से कुछ विटामिन वगैरह जो चीज चाहिए शरीर को, जैसे मीठापन है, उसमें फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कहाँ? पका हुआ। क्यों? इसका भी कारण जीवाणु है। जितने भी मतलब जीवाणु होते हैं जो कि चीजों को पचाने में काम आते हैं। देखो, हम लोग सोचते हैं कि हमारा खाना को पचा रहे हैं भीतर वाला जो जीवाणु, बैक्टीरिया, लेकिन इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो एंजाइमेटिक परिवर्तन, जैसे एंजाइम वाला जो परिवर्तन ला रहे हैं, इसमें भी बैक्टीरिया का रोल है। ठीक है, तो विदाउट बैक्टीरिया एक फल नहीं पक सकता। आ गया समझ में? तो जो कच्चा वाला जो है वो पित्तवर्धक है, और जो पका हुआ है वो कफवर्धक है। तो इसी हिसाब से देना है, किसको क्या देना है आप तय कर लो, कौन से पेशेंट को क्या देना है। किसी के शरीर में कमजोरी है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, पोटेशियम का डेफिशिएंसी है, तो आप क्या करोगे? पका हुआ केला उसको दो। ठीक है, किसी के शरीर में कैल्शियम का डेफिशिएंसी है लेकिन उसको बहुत ठंड पड़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, तो उसको क्या दें? हाँ, बिना पका हुआ काचा वाला उसको केला दे। आ गया समझ में? देखो, एक वस्तु, एक पदार्थ का अलग अलग रूप में अलग अलग व्यवहार है। ठीक है, आ गया समझ में नीलकंठ जी? तो ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कराएगा यदि, हाँ, केला तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं कराता है। किनको कॉन्स्टिपेशन होगा? जो ठीक से पका हुआ नहीं होगा। ठीक है, जो केला ठीक से पका हुआ नहीं होगा उसको खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि ये नेचुरल खाना है ना, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। उसके देखो, उसका जो विरोधी खाद्य है उसको जब हम खाते हैं तब कॉन्स्टिपेशन होता है। बताओ कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है? केले से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। केला एक नेचुरल खाना है। ये आमतौर पर जैसे मुंह में जाता है, भीतर से वो निकलने के लिए वो तत्पर है, वो निकल जाता है। लेकिन वो केले में यदि कुछ विष है, जैसे अभी चल रहा है, उसको पकाने के लिए क्या कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक विष है, और कार्बाइड का मात्रा ज्यादा होने से केले में संक्रमण होता है। आप जानते होंगे, केला जल्दी खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? काला काला चीज उसमें आते हैं, और भी तो उसको जो छील लोगे तो देखोगे वो केले में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला केला आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करा सकता है। और उसमें यदि आप दूध का सेवन करते हैं, केले के साथ दूध, लोग कहते हैं बनाना शेक पीना है, कहते हैं कि नहीं? ये बहुत खतरनाक है, ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कराता है। आ गया समझ में केले से कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है? नॉर्मली केले से
रणवेड़ा जी, आपका प्रश्न क्या है? जो तरकारी में आयोडीन नमक, हाँ, आयोडीन नमक के बदले नमक चलेगा क्या सब्जी में? आयोडीन नमक तो बिल्कुल ही ना खाएं। आयोडीन नमक सही नहीं है। आयोडीन नमक किनको खाना है? जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। मैं कितने बार कहा आपको, आयोडीन नमक आप क्या करोगे, एक मतलब चुटकी भर आयोडीन नमक अपने हथौले पर रखो ऐसे, ठीक है, हथौले पर रखो, और किसी हाथ में, अपना जो हाथ है ना, देखो अपना जहां जिस हाथ में आपके पास जिस हाथ में ज्यादा बल हो, उसको ऐसे मतलब जमीन से पूरी पार ले रखो, और किसी को दबाने के लिए कहो। छोटा से छोटा बच्चा भी आपके हाथ को दबा देगा, यदि हाथ में आपके क्या है, आयोडीन नमक है। मतलब हमारा शक्ति के को हरने का काम करता है, शरीर को क्षति पहुंचाने का काम करता है। आपको नहीं पता कि आयोडीन नमक से हमारा आयुष जो है घटता है, ठीक है, आयुष घटता है। मैंने कहा क्या, जो 6 रस हैं, जो 6 रस है, सबसे कम आवश्यक होने वाला जो मतलब रसों में लवण रस, ठीक है, लवण रस। हम लोग लवण रस से मतलब हमारा शरीर इस प्रकार से अभ्यस्त हो गया है कि हम एडिक्टेड हो गए हैं कि बिना लवण का सेवन ना करेंगे तो हमको, हमारे शरीर को प्रॉब्लम आ जाता है। ये एडिक्शन है। लेकिन लवण रस हमारे शरीर को हर पल हर समय क्षति करता है। आपको पता है शरीर को पानी का कमी कौन से रस करता है ज्यादा? लवण रस। उसके बाद अम्ल रस। ये दोनों रस बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए सीमित उपयोग इनका करने का विधि है, हल्का। और यदि लवण रस का सेवन कर रहे हैं तो सेंधा नमक का ही करें। ये बिल्कुल सेफ है। आप डायरेक्टली समुद्री नमक का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी सेफ है, क्योंकि ये नेचुरल है। जहां मनुष्य का विज्ञान लग गया, दिमाग लग गया, वो खतरनाक है, वो नहीं मतलब निकल पाता है ठीक से। तो आयोडीन नमक का समर्थन हम नहीं करते। आप करो, आप काला नमक खाओ, समुद्री नमक भी खाओ जो बड़ा बड़ा फॉर्म में आता है, ठीक है, उसको भी खाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कम परिमाण में खाओ। उसका जो परिमाण होना चाहिए वो कम होना चाहिए, भले ही वो सेंधा नमक हो, ठीक है, भले ही सेंधा। क्यों? नमक का काम है वो पानी को खींचना, मतलब पानी का अभाव कराना शरीर में। नमक का काम है पानी को घटाना। अम्ल का भी काम वही है, पानी को शोषण करना, शोषित करना। तो ये दोनों चीज याद रखो, रसों में लवण और अम्ल रस का सेवन ज्यादा नहीं, तिक्त रस का भी सेवन ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें वायु तत्व होता है। वायु तत्व ज्यादा बढ़ेगा तो शरीर में क्या होगा? रूखापन, सूखापन, इस प्रकार का व्यवस्थाएं आएंगी। तो 3 रस मुख्यतः, तिक्त, अम्ल, लवण, ये 3 रस का सेवन केवल विधि के अनुसार और उचित मात्रा में ही करना है। आ गया समझ में? बाकी जो 3 रस रहे, ठीक है, इनको आप भरपूर सेवन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, सेंधा नमक सबसे अच्छा है।
सबसे अच्छा है। लेकिन उसके नाम पर भी मतलब बाजार में जो है क्या हो रहा है, बहुत डुप्लीकेट चीज, एडल्ट्रेशन हो रहा है, अपमिश्रित चीजों आ रहे हैं, सतर्क रहना है। ठीक है, थोड़ा देख कर, इसमें कलर मिलाकर भेज रहे हैं, पिंक कलर मिलाकर भेजते हैं, थोड़ा देखना है आपको। गुरु जी, ये हरसिंगार पता में क्या तिक्त रस होगा? हाँ, हरसिंगार तो बहुत अच्छा तिक्त रस का सोर्स है, बहुत अच्छा है। हार श्रृंगार के बारे में मैं क्या बताऊं। भगवान कृष्ण जी इंद्र से लड़ाई करके पृथ्वी पर वो लाए हैं, तो कितना महत्वपूर्ण होगा, चिंता करो, वज्र के समान है ये। ठीक है, हार श्रृंगार का नाम क्या है? पारिजात है। पारिजात कहाँ है? स्वर्ग से आया है। मतलब ये त्रेता युग में पारिजात पृथ्वी पर नहीं था, ये द्वापर युग से ही आया है। तो ये देखो इंपोर्टेंट हो गया, अब वैद्यों लोगों को मिल गया एक खजाना। जो मनुष्य उठ नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, टोल नहीं पा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का समस्या है, मेरुदंड का समस्या है, घुटनों का समस्या है, मतलब शरीर में कैल्शियम का भी कमी है, तो सबसे अच्छा मेडिसिन, केवल बुखार के लिए नहीं, बात रोगों के लिए भी, साइटिका के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन। साइटिका जानते हैं ना, नर्व का जो प्रॉब्लम होता है, मूल जो यहाँ मूलाधार चक्र होता है, स्पोंडालाइटिस, साइटिका सबसे अच्छा मेडिसिन मेरे अनुभव से। और सेफ, सबसे सेफ, ज्यादा मात्रा में खाएं तो भी कुछ असुविधा नहीं, सबसे अच्छा पारिजात, हार श्रृंगार, रात की रानी के नाम से भी ये जाना जाते हैं, क्योंकि इसका फूल रात में खिलता है और सुबह सुबह वो मुरझा जाता है। ठीक है, इसको पत्ता खाना है ना उबाल के खाना है? जैसे भी खाओ, आपके डाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है। कोई पत्ता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह देता हूं, आप किसी पत्ते को तोड़कर उसको पीस कर उसका रस निकालकर पी सकते हो, लेकिन उसको पीने के बाद यदि गैस बनता है तो दो काम करे, आइदर उसको छोड़ो, उसको उबाल कर उसका काढ़ा बनकर पियो, या उसका मात्रा कम करो, या उसमें काली मिर्च डाल दो, मात्रा के अनुसार काली मिर्च डाल दो, तो वो पूरी तरह से हजम हो जाएगा और उसका जो गुण है शरीर को मिल जाएगा और गैस भी नहीं बनेगा। आ गया समझ में? किसी भी पत्ता, जैसे नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता को पत्ते, या बेल का, अभी बेल का सीजन है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव के लिए सब लोग अर्पण करते हैं। और मैं बहुत आश्चर्य हूं, अभी जो समय चल रहा है ना, बेलवा या बेल का पत्र का औषधि गुण सबसे अच्छा रहता है। आप देखे होंगे कितना हरा दिखाई देता है, देखो आपने अपने आसपास में देखो, अभी बिल्व का पत्ता कितना अच्छा, सुंदर और रोग पोक रहित होता है, आश्चर्य। बाकी समय आप देखो तो उसका पत्ते में कहीं पर भी आपको छेद दिखाई देगा, इसका पत्ते में कुछ रोग दिखाई देंगे। अभी इस समय जो है ना, बिल्वा का कलेक्शन, पत्ते का कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा है। ये आप करो, पित्त नाशक है बिल्वा का जो पत्ता। लेकिन हाँ देखो, पूरा गाढ़ा रंग का हरा होगा, सुंदर होगा, पूरा उसमें चिकनाईपन, सुंदर, जो जैसा होना चाहिए प्रकृति के हिसाब से, जो विटामिन होना चाहिए, जो मिनरल्स होने चाहिए, अभी
बिल्वा के पत्ते में सब पाए जाते हैं और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। तो पित्तनाशक है, लेकिन मैं बिल्वा या बेल का पत्ता का उदाहरण इसीलिए दिया कि कई कई लोगों को बिल्वा का पत्ता सूट नहीं करता, गैस करता है। हालांकि ये गैस हर है, ठीक है, गैस को ठीक करता है, लेकिन जिनका डाइजेशन थोड़ा कमजोर है, जिनका शरीर में कफ का स्थान ज्यादा है, ठीक है, कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं, वो यदि खाएंगे बिल्वा का पत्ता तो उसमें थोड़ा काली मिर्च मिलाकर खाना है या उसको उबालकर हल्के गुनगुने या मतलब थोड़ा गर्म करके उसको पीना है। आ गया समझ में? ठीक है। कौन से पंच महाभूत हमारे कंठ, अंतःस्रावी ग्रंथ, तालु, खाद्य नली, हड्डियों के मध्य में ज्यादा पाई जाती है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आकाश है, शून्य तत्व है, हड्डियों के भीतर में। हमारे हड्डियां क्या है? खोखला है, ठीक है, हड्डियों के भीतर कुछ नहीं होता। हाँ, खोखला है, उसमें क्या है? मज्जा धातु है हड्डियों के भीतर, ठीक है। ये नॉरिशमेंट प्रदान करता है, चिकनाई। देखो, तेल से संबंध रखो, जो व्यक्ति तेल से संबंध रख रहा है ना, उसका हड्डियां भी स्ट्रांग बनती है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि तेल का कैसे यूज करेंगे, कितने कितने तेल होते हैं, कितना फायदा करता है। सबसे अच्छा तेल है वो है गाय का घी, सबसे अच्छा। और उससे भी अच्छा है वो है जो मक्खन, भगवान कृष्ण जी जो इसको खाते थे, मक्खन में भी तेल है, और वो हड्डियों के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है, सबसे अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन महिलाओं को मासिक धर्म देवी से होता है, उनको कौन सा दोष है? वो लोग कौन से दोष से ग्रसित हुए हैं? जिनको मासिक धर्म किया, वेरी गुड, सही उत्तर है। और जल्दी होने से, ये तो देरी हो गया, जल्दी हो गया तो वो कौन से दोष होंगे? तेज, हाँ, बात है, बात दोष से जल्दी होगा, कब दोष से देरी होगा। जिनके प्रतिरोधक शक्ति कम रहती है, वो कौन से प्रकृति वाले होते हैं? अभी कहा इनडायरेक्टली कि जिनके प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर जिनके शरीर में कम है, वो कौन से प्रकृति में है या कौन से दोष से ग्रसित हुए हैं? जी, कफ दोष, बात दोष, कब या बात? कब या बात क्या है? कब होगा? केवल बात नहीं, बात और कफ दोनों मिलाकर होगा। मूल है कफ, ठीक है, मूल है कफ। बात दोष, देखो, बात भी दो प्रकार के हैं, कफवात है, पित्तवात, ठीक है। तो पित्तवात जो होंगे उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगा, उनको बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुकाम नहीं आएगा। क्या? कौन से श्रेणी वाला है? जो पित्तवात के हैं। अभी प्राय लोग पित्तवात के हैं। पित्तवात के रोगी को कैसे पहचानोगे? पित्तवात के जो रोगी हैं, पित्तवात या वात पित्त के रोगी हो, कैसे पहचानोगे?
जिनका बाल जल्दी से पक रहा है, सफेद हो रहा है, ये पित्तवात के श्रेणी के हैं। सिंपल आइडेंटिफिकेशन। जिनके बाल कम उम्र में पक रहा है, झड़ रहा है, सफेद हो रहा है, वो पित्तवात श्रेणी के हैं। सिंपल, और ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। तो जिनका इम्यूनिटी कम है या प्रतिरोधक शक्ति जिनके शरीर में कम है, जो कमजोर है, वो कफ श्रेणी में आएंगे। मैंने कहा कि कफ मतलब क्या है? जल और पृथ्वी। तो उनके शरीर में जल तत्व, जल महाभूत ज्यादा रहती है। ठीक है, जहां जल है वहां इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा जल होगा तो क्या है? इन्फेक्शन होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव गुण ये भी है कि वो लोग सुंदर दिखाई देंगे। पॉजिटिव भी देखो, कफ व्यक्ति, कफ कारक, जो कफ के प्राधान्य व्यक्ति हैं, वो सुंदर दिखाई देंगे और उनका उम्र छुपेगा। अब नहीं मतलब उनको देखकर आप नहीं पता लगा पाओगे कि इतना, इसका उम्र इतना है। वो छोटे दिखाई देंगे। कब क्या है? छोटे बच्चों का ही एक मतलब प्रकृति के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से कब बच्चों में ही दिखाई देना चाहिए। लेकिन कोई युवक है या कोई वृद्ध है, यदि वो कब के प्रकृति में है तो उसका बाल अच्छा रहेगा, जल्दी से नहीं झड़ेगा या नहीं पकेगा, व्हाइटनेस कम होगा, ग्रे नहीं होगा, पूरा यंग दिखाई देगा, हर समय सुंदर दिखाई देगा। लेकिन इम्यूनिटी में जीरो। इम्यूनिटी क्या होगा? कम होगा। तो हर समय सर्दी, जुकाम, ज्वर, इस प्रकार के शिकायत नहीं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। आ गया समझ में? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग अपने अपने वीडियो क्यों मतलब ऑफ कर रहे हो? सब लोग वीडियो ऑन करो। हाँ, आ गया समझ में? कफ का, इसका सही उत्तर है कफ। अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये देखो, इंपोर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने पता लगाए थे। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जानते हैं? जैविक घड़ी। जैविक घड़ी जैसे आपके शरीर में भीतर एक घड़ी है, घड़ी है, आपको सबको पता है। घंटा देखने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको जब चाहे अपने अलार्म अपने दिमाग में सेट कर ले, एक आपको उठा देगा ठीक समय पर। ठीक है, जैविक घड़ी। कब भूख लगना चाहिए, शरीर को कब भूख लगेगा, ये तय करता है जैविक घड़ी। ठीक है, और इसी जैविक घड़ी का हिसाब से हमारा बातचीत कब भी बदलते रहते हैं। कौन कौन से समय में बात बढ़ता है, कौन कौन से समय में पित्त बढ़ता है, आप सबको पता है। ठीक है, मैंने कल या परसों दिया था एग्जाम्पल। तो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैविक घड़ी के अनुसार कौन से समय पित्त का होता है? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, या 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से संध्या 6 बजे तक, संध्या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। एक मतलब पूरा 24 आवर हो गया। तो बताओ कि पित्त का समय क्या है? 10 बजे से लेकर 12 बजे, 4 घंटा। और फिर उसका नेक्स्ट रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 4 घंटा, टोटल 8 आवर्स पित्त का है। ठीक है, इसी समय क्या होता है? पित्त का जो समय है गुरुजी, पित्त का जो समय है 10 से 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 10 से 12 रखा गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार 10 से 12 नहीं, 10 से 12 ही है। 2 से क्या होता है? बाद का समय स्टार्ट होता है। 2 बजे से, 2 बजे से। लेकिन आप 2 बजे तक भी ले सकते हो, क्योंकि सूर्य का जो 2 बजे तक। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम जो मतलब इसको समझाने के लिए, ठीक है, और इजी कराने के लिए जो मतलब पुस्तकों में है, उसी हिसाब से चलेंगे तो ये 10 से 12 है उसका टाइमिंग।
आप जो कहते हैं, क्योंकि सूर्य का जो ताप है कौन से 4 घंटे में ज्यादा रहता है, वो है 10 से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद सूरज का तापमान में गिरावट आता है, तो वहां बात फिर आता है। बात मतलब क्या? ठंडा ठंडा स्टार्ट होता है। जब ठंडा, ज्यादा ठंड होगा, क्या होगा? बर्फ बनेगा। बर्फ को क्या कहेंगे हम आयुर्वेद की भाषा में? कफ कहेंगे। थोड़ा पिघलेगा तो पानी बनेगा। पानी को क्या कहेंगे? पित्त कहेंगे। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? देखो, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब नाक में पानी गिरता है, टपकता है, तो सब लोग बोलते हैं मुझे कफ हो गया। लेकिन उन्हीं का कफ नहीं बढ़ा है, पित्त बढ़ा है। बच्चे लोगों में पानी निकलता है नाक में, या आपको भी जब सर्दी जुकाम होता है उसके बाद क्या होता है? पानी निकलता है नाक में। तो आपके शरीर में कफ नहीं बढ़ा है उस समय आपके शरीर में पित्त बढ़ा है। क्यों? पित्त का काम या अग्नि का काम क्या है? पिघलना, पिघलाना। आ गया समझ में? तो पित्त का पूर्व अवस्था क्या है? पित्त का पूर्व अवस्था क्या है? कफ है। कफ का पूर्व अवस्था क्या है? बात है। तो पहले शरीर में बात बिगड़ता है, तो सूरज के ढलने के बाद हम लोग गलतियां करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? सूरज के ढलने के बाद हम ज्यादा खाना खाते हैं, या ऐसे चीज खाते हैं जिसके लिए सूर्य का तापमान या पित्त, देखो पित्त हमारे शरीर में तब बढ़ता है जब सूरज का तापमान ज्यादा रहता है। पित्त संपर्क रखता है क्या? सूर्य से। तो हमारे शरीर में बाह्य जो वायुमंडल का तापमान, सूर्य का से जो तापमान आ रहा है, उससे हमारा शरीर का जठर अग्नि प्रभावित होता है। जब सूरज है, इसलिए सुबह सुबह ज्यादा खाने के लिए सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमको सूरज से संपर्क रखना है। सूरज का तापमान हमारे शरीर में आएगा, वो हमारे जठर अग्नि को तीव्र बनाएगा। उसी समय जो भी चीज हम खाएंगे वो हजम हो जाएगा। और सूरज ढलने के बाद बहुत सारे लोग खूब खाना खाते हैं, विशेष करके चने का सेवन मना है, और बहुत लोग खाते हैं। और तो और महामूर्ख लोग ऐसे भी हैं जो लोग अंकुरित खाना खाते हैं सूरज के ढलने के बाद, मतलब दोपहर 2 बजे से उसके बाद खाते हैं कि नहीं? नमक डालकर अच्छा से मुझको मसाले डालकर खाते हैं। चने, अंकुरित अन्न, अंकुरित जो आते हैं पंचशस्य में जो आते हैं, ये सारे खाते हैं। ये आयुर्वेद के नियम का विरोध है। इसीलिए क्या होता है? शरीर का जठर अग्नि कमजोर होता है, शरीर में कफ दोष स्थायी रूप में वो निवास हो जाता है। आ गया समझ में सविता जी? सब कुछ सुनाई दे रहा है? ठीक ठाक? कविता जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब भी घड़ी के बारे में पता चल गया कि हमारे शरीर में स्विच ऑन स्विच ऑफ का भी मोड होता है, ठीक है? इसको जिन 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया, ठीक है? और सबसे दुखद चीज ये है कि इसके बारे में ना हमारे वाग्भट ऋषि, चरक इन्होंने इनसे भी और मतलब आगे का भी ये जैविक घड़ी के बारे में पहले से ही पता था। भारत का ही मतलब ये डिस्कवरी था, आविष्कार। लेकिन गया क्रेडिट किसको? अन्य देश के साइंटिस्ट लोगों को। यही दुर्भाग्य है हमारे भारत। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पैरालिसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो जो पक्षाघात बीमारी है, कौन से दोष से, उसका मेन दोष क्या है, कौन से दोष के कारण होता है? वात पित्त, वात कफ, त्रिदोष, उपरोक्त सभी हो सकता है।
सभी हो सकता है, बात भी सब 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 त्रिदोष भी हो सकता है, बात भी हो सकता है, कफ बात भी हो सकता है। मैंने कहा था अनेक प्रकार के पैरालिसिस होते हैं, पक्षाघात होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मतलब पक्षाघात है। पक्षाघात कहाँ होता है? हाथ में होता है या ब्रेन में या मस्तिष्क में होता है? कहाँ होता है? उसका स्थान कहाँ है? पक्षाघात का स्थान सारा का सारा हेड सिस्टम यहाँ है, डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स, सबका डिपार्टमेंट, हाथ का, नाक का, कान का, आपका आंख ठीक होगा, लेकिन दिमाग के जो डिपार्टमेंट, आंख का डिपार्टमेंट यदि उसमें ब्लॉकेज है या कुछ गड़बड़ी है, आंख ठीक होते हुए भी आप देख नहीं पाएंगे। होता है कि नहीं? आप देखे होंगे फिल्मों में किसी को दिमाग में किसी को सिर पर चोट आ गया तो उसका आंखों का रोशनी चला जाता है, देखे होंगे आप। होता है कि नहीं? ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको याद है कि नहीं? इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये पूरा सब अंगों का यहाँ ब्रेन में डिपार्टमेंट्स खोला गया, ठीक है। वहां ठीक से यदि रक्त का संचालन या ग्लूकोज का अभाव या ऑक्सीजन का अभाव कुछ समय तक भी हो गया तो वो अंग पैरालाइज हो जाता है। या ऐसा भी होता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है, नसें फट जाते हैं, नाड़ियां, नसें भीतर यदि फट जाता है वहां लीक होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में वो क्लॉट होता है उसी क्षेत्र का अंग को वो पैरालाइज कराता है, पक्षाघात वहां से आता है। ठीक है कालीचरण जी? तो पक्षाघात त्रिदोष भी हो सकता है, बात कफ भी हो सकता है, पित्त बात भी हो सकता है। इसके बारे में पढ़ाई करेंगे कैसे पैरालिसिस को ठीक कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हनी शहद, जो शहद होता है यह कौन से प्रकार के द्रव्य है? तेजस द्रव्य, पार्थिव द्रव्य और द्वितीय द्रव्य, जंगम द्रव्य। इसके बारे में बहुत बहस उठा था उस समय। जंगम द्रव्य, और बहुत सारे लोग कहते हैं उद्वितीय द्रव्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये फूलों से आता है। तो इसका मेन कारण है जो माध्यम क्या है? मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी लोग क्या करते हैं, रस को संग्रह करते हैं और फिर उसको उल्टी करते हैं, ठीक है। तो उल्टी जब करते हैं इसलिए ये जंगम द्रव्य बन गया। मधुमक्खियों का ही रोल है ना, इसलिए। निम्नलिखित कौन सा वीर्य रक्तस्राव को बढ़ाता है पर रुकावट और कब्ज को दूर करता है? निम्नलिखित कौन सा वीर्य दो प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कौन सा वीर्य रक्तस्राव को बढ़ाता है, रक्तस्राव को बढ़ाता है पर रुकावट और कब्ज को दूर कराता है। रुकावट मतलब क्या है? ब्लॉकेज को वो ठीक करता है और कब्ज को वो ठीक करता है, लेकिन रक्तस्राव को बढ़ाता है। देखो थोड़ा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को। तो क्या है? शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य है, मृदु वीर्य है, तीक्ष्ण वीर्य है। चार वीर्य में कौन सा वीर्य है? वेरी गुड, तीक्ष्ण वीर्य। तीक्ष्ण वीर्य का काम क्या है? यही एक दो चीज मैंने बताया कि जो तीक्ष्ण वीर्य है वो मतलब उष्ण वीर्य से ही मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन उष्ण वीर्य जो है उसका काम जब तेज हो जाता है, स्पीड हो जाता है, तब ये तीक्ष्ण वीर्य बन जाता है।
ठीक है। शीतवीर्य का काम क्या जो है, जब वो और स्थिर बन जाता है और कमजोर हो जाता है या थोड़ा उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वो मृदुवीर्य होता है। आ गया समझ में? उष्णवीर्य और शीतवीर्य को भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसको फर्दर वर्गीकरण हम करते हैं। एक है मृदुवीर्य और यह है आपके तीक्ष्णवीर्य। ठीक है, वीर्य का भी सब क्लासिफिकेशन, उसका उप वर्गीकरण। आ गया समझ में? तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें से कंडीशन ये है कि वो जो रक्तस्राव को बढ़ाता है, मतलब तेजी करता है, और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, और जो भी ब्लॉकेज है, रुकावट है, उसको भी ठीक करता है। तो ये तीक्ष्णवीर्य है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई ऐसा एक मतलब औषधि द्रव्य बताओ जो तीक्ष्णवीर्य है? एनीबॉडी? तुरंत करने वाला चीज, ये बहुत इजी है। कटु, हर कटु रस, सभी कटु रस यही है। हर कटु वस्तु मतलब कटु रस से संपन्न जितने भी औषधि हैं, यही काम करेंगे। जैसे कि किसी को रक्तस्राव हो रहा है, उसको कहेंगे क्या कि आप थोड़ा अदरक खा लो, कहोगे? और ज्यादा होगा, रक्तस्राव और ज्यादा होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना सब लोग, कि कौन सा खाना खाने से या कौन से औषधि खाने से रक्तस्राव ज्यादा बढ़ेगा। जहां पित्त और वायु तत्व होंगे, पित्त मतलब अग्नि और वायु तत्व जहां ज्यादा होगा, वो होगा तीक्ष्ण वीर्य। सविता जी आ गया समझ में? सविता जी आ गया? ललित कुमार साहू, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो, आप मेडिकल स्टोर में बैठते हैं, कई पेशेंट आपके पास आते होंगे, किसी को रक्तस्राव हो रहा है, तो कभी भी ऐसा औषधि उसको ना दें जो कटु रस से संपन्न हो, तीक्ष्ण वीर्य है। आ गया पूरी तरह से सबको समझ में? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब उसको कौन से द्रव्य देना चाहिए रक्तस्राव को बंद कराने के लिए? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 4 वीर्य है, उष्ण, शीत, मृदु, तीक्ष्ण। इसमें से कौन से द्रव्य देंगे रक्तस्राव को ठीक कराने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने के लिए? उल्टा, इसका उल्टा, तीक्ष्ण वीर्य का उल्टा क्या है? तीक्ष्ण वीर्य का उल्टा क्या है? मृदु होगा। तीक्ष्ण का ऑपोजिट क्या होगा? मृदु होगा। तो मृदु का एग्जाम्पल तो अभी दिया था, आपने दिए थे नीलकंठ जी। आप ही का प्रश्न है। हाँ बताइए, प्रश्न किए थे ना आप कॉन्स्टिपेशन का। वही मृदु, हाँ यही है। ठीक है, ये अच्छा है, मृदु वीर्य बनेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और एक चीज मैं बता दूं, केले में यदि कर्पूर डालकर खाओगे तो ये सबसे अच्छा मृदु वीर्य बनेगा, सबसे अच्छा। विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स में ये काम करेगा। महिलाओं में आप देखो, गैनिक के बारे में बात करते हैं, गैनिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो मृदु वीर्य का उपयोग करते हैं। और क्या क्या है अपने हिसाब से बताओ ना, अपने एक्सपीरियंस जोड़ो, बताओ कि आपके समक्ष ये पेशेंट आया हुआ है, उसको रक्तस्राव हो रहा है, तो आप उसको क्या खिलाओगे?
पानी को नहीं पिला सकते हो, पानी पिलाने से क्या होगा, थोड़ा बात बढ़ सकता है। उसको पहले क्या करेंगे, पहले वो जहां रक्तस्राव हो रहा है किसी भी वे में उसको बंद करें। बंद करने के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है गोमूत्र। सबसे अच्छा मेडिसिन, लिख लो, जान लो। गोमूत्र भी वो गोमूत्र जो सबसे ज्यादा पुरानी होती है। गोमूत्र से तुरंत ही ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। ये बीटाडीन का काम करता है। आ गया समझ में रणवीरा जी? आ गया समझ में? जब किसी भी अंग है, भले ही वो दिमाग वाला हो, मतलब दिमाग मतलब सिर पर चोट लगे हो, तो गोमूत्र आपके पास रखो। अब वो गोमूत्र जो सबसे ज्यादा पुरानी है, ठीक है, वो गोमूत्र देने से रक्तस्राव में तुरंत ही आराम मिलता है, मतलब ठीक हो जाता है। प्रदीप मुखिया जी, प्रदीप मुखिया, हाँ याद रखो हाँ ट्रेन आवाज आ रहा है, ठीक है। आप ईयरफोन लगाकर सुनो, तो इम्पोर्टेंट है ये। हाँ सेकेंड चीज, अब पंचगव्य में तो ये आ गया। सेकेंड चीज जो आयुर्वेद में है वो है नीम का स्प्रे करना। नीम, नीम जो है, नीम स्प्रे। नीम क्या है, एंटीबायोटिक है, और नीम का जो गुण है शीतलता है, ये मृदु वीर्य है। लेकिन एक्सटर्नली, इंटरनली ये मृदु वीर्य नहीं है, ये उष्ण हो जाएगा। इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग प्रकृति होंगे। पृथ्वी तत्व है ना, अपोजिट कर देता है, ठीक है। एक्सटर्नली नीम का स्प्रे करें, या नीम का जो रस निकालकर उसमें दे देने से या लगाने से भी रक्तस्राव में राहत मिलता है। हल्दी रक्तस्राव को रोकने में काम आता है, हल्दी, ठीक है। अर्जुन का छाल रक्तस्राव को रोकने में काम आता है। अशोक के छाल, अशोक के जो छाल, इसको सेवन कराने से एक मृदु वीर्य है, अशोक का छाल, उसका काढ़ा या उसका रस पीने से रक्तस्राव में काम आता है। आ गया समझ में? बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, जैसे कि दूब घास, दुर्वा, इसको भी चटनी बनाकर खाएं तो भी रक्तस्राव में काम आएगा। और क्या, गुड़हल, नहीं बासंग उल्टा, ये उष्ण वीर्य है, ठीक है, उष्ण वीर्य नहीं देना। शीत वीर्य क्या है, धनिया, धनिया एक शीत वीर्य है, धनिया उसका पत्ता चटनी बनाकर खाना, शीत वीर्य है। आ गया समझ में? ठीक है। और बहुत सारे रोगों के ऊपर भी हम आलोचना कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे आशा रखता हूं कि जब किसी पेशेंट आपके पास आएगा तो आप ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूं, पेट्ठा जानते हैं? पेट्ठा, पेट्ठा, पेट्ठा जो आगरा में बहुत प्रसिद्ध है, आगरा पेट्ठा, उड़िया में पानी कखरू कहते हैं, पानी कखरू। हाँ ये बहुत बढ़िया टॉनिक है, शीत वीर्य है ये, ठीक है। ये भी रक्तस्राव को कम कराने में काम करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। नागदोन के पत्ते, ठीक है, उड़िया में इसको सीजू कहते हैं, सीजू, सीजू, ठीक है। नागदोन के पत्ते, ये अच्छा है, मेडिसिन है रक्तस्राव को कम करने के लिए, विशेष करके पाइल्स के लिए। पाइल्स में जो रक्तस्राव होता है, ये जो नागदोन का पत्ता,
बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आ गया समझ में? दूध, दूध भी एक शीत विधि है। दूध, ठीक है, दूध भी चेक करने का काम करता है। दूध में नींबू निचोड़ना है, जैसे कि वो ना फटे, और उसको पीना है। पी लेने से क्या होगा, वो रुकवाने का काम करता है। मतलब एक प्रकार का ये मृदु वीर्य का काम करेगा। ठीक है, और क्या है, शहद और घी को बराबर मात्रा में प्रयोग करने से क्या होगा, जहर होगा। तो जहर क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो ये इस प्रकार का भी मेडिसिन हो गया। आ गया कि नहीं, मेडिसिन हो गया। तो जहर भी शरीर के लिए कुछ समय के लिए अमृत का काम करता है। मैंने क्या कहा, शहद और घी, इसको विषम अनुपात में खाने से अमृत है, सम अनुपात में खाएंगे तो विष है। तो विष का प्रयोग कब करेंगे, जब शरीर में कोई एक्सेस फ्लो हो रहा होगा। ओके, समझ में आ गया? आ गया? कभी किसी ने घी और शहद को बराबर मात्रा में सेवन करे हैं, तो जिन लोगों ने करे हैं उनका यही कंप्लेन है कि उनका पेशाब बंद हो गया। ठीक है, मतलब यूरिन लगेगा लेकिन यूरिन नहीं निकलेगा, इतना खतरनाक है। तो ये भी प्रैक्टिकल जो चीज है, जो अनुभव है, आपको मैं शेयर कर दिया। इसलिए विषम मात्रा में खाएं, सम मात्रा में खाने से यह विष हो जाता है। विष का भी प्रयोग होता है जब शरीर में कोई विष आ गया हो, या शरीर में कोई चीज रक्तस्राव हो गया है, कोई भी वैसा स्राव निकल रहा हो। आ गया समझ में? इसे विष चिकित्सा भी कहेंगे। ठीक है, गुरुजी गोमूत्र कैसे बंद करता है? गोमूत्र को एक्सटर्नली देना है। गोमूत्र को यदि पिएंगे तो और रक्तस्राव होगा। एक्सटर्नली व्यवहार करना है, एक्सटर्नली लगाना है। लगाने के बाद विद इन मिनट्स रक्तस्राव बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा रक्तस्राव जो इंटरनल ब्लीडिंग हो, भीतर वाला है, तो वो रुकेगा क्या? क्या भीतर तो गोमूत्र नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो विधि, मृदु वीर्य का सेवन कराना पड़ेगा। आ गया समझ में? और एक मृदु वीर्य का जो सबसे अच्छा मेडिसिन है वो है घृत कुमारी। मैंने भूल गया था, बहुत अच्छा मेडिसिन घृत कुमारी। लेकिन घृत कुमारी को खाएं कैसे, गर्म करके नहीं, उसको ऐसे कच्चा खाना है। और घृत कुमारी को सिर पर लगाने से भी शरीर का कफ कारक हो जाता है, और मतलब जो श्राव निकलता है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अनेक प्रकार मेडिसिन होंगे। एक रोग के लिए एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार से आप अपना ही बुद्धि का यूज करके, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए। तो अपने आप ढूंढ लोगे कि क्या क्या है, प्रकृति जान लो, बस उसी हिसाब से जोड़ना है, अपना विज्ञान को यूज करना। आ गया समझ में सबको? सबको क्लियर हो रहा है? यदि किसी रोग में शस्त्र का उपयोग शामिल है तो उसे क्या कहते हैं? सुखसाध्य रोग कहेंगे, कुछ कृचुसाध्य रोग कहेंगे, अनुपक्रम कहेंगे, याप्य कहेंगे। मैंने कहा था कि ऐसा जो रोग है जहां शस्त्र मतलब कोई, मतलब कैंची हो गया, नाइफ हो गया, ठीक है, या किसी शस्त्र, जो भी चीज है जिसको चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, काटने के लिए यूज करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कहें तो सीजरियन।
वो कौन सा रोग है जहां शस्त्र का उपयोग हो? वो रोग सुख साध्य है, कृषु साध्य है, अनुपक्रम है या याप्य है? कोई बता सकता है? बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो। कष्ट साध्य गुरुजी। हाँ, कृषु साध्य रोग तो कष्ट साध्य। यदि किसी रोग अनेक धातुओं को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहेंगे? सुख साध्य, कष्ट साध्य, अनुपक्रम या याप्य? यदि किसी रोग अनेक धातुओं को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहेंगे? मान लो एक रोग है जो सप्त धातु को प्रभावित कर रहा है, तो वो कौन से श्रेणी में आएगा? ये भी मैंने बताया था। सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो। है? अनुक्रम। अनुपक्रम नहीं, अनुपक्रम नहीं है। अनुपक्रम मतलब ला इलाज, उसका इलाज मुश्किल। नहीं, आप बोलो पहले सुख साध्य है या कृषु साध्य है या अनुपक्रम है या याप्य? चार में से एक है। जो रोग धातुओं को प्रभावित करता है। याप्य है। याप्य जो रोग है बहुत ही नहीं, कष्ट साध्य नहीं है, कष्ट साध्य नहीं। याप्य, अयाप्य और मुश्किल है। ठीक है, याप्य जो है मतलब इलाज तो हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, इलाज तो हो सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, तो ये याप्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपक्रम श्रेणी वाले रोगों के अनुसार संभोग का अर्थ क्या है? संभोग अनुपक्रम श्रेणी वाले जो रोगी होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, संभोग। उसका अर्थ क्या है? पहला, बेहोशी, बेचैनी, इंद्रिय दुर्बलता, कामुकता। संभोग, संभोग का मतलब क्या है? क्या है? बेहोश। वेरी गुड। जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनको संभोग कहते हैं। चिकित्सा के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है? 4 पार्ट, चिकित्सा का 4 पार्ट होते हैं। निम्नलिखित कौन सा इसका पाद नहीं है? पहला पाद है भिषक। भिषक मतलब वैद्य, जिसको वैद्य कहते हैं उसको भिषक कहते हैं। भिषक मतलब भेषज से भिषक आया, भेषज। चिकित्सालय, उपस्थ्य मतलब नर्स, जिसको हम अटेंडेंट कहते हैं या नर्स। लास्ट में रोगी। तो कौन सा जो 4 पार्ट ये नहीं है? क्या है? भिषक, चिकित्सालय, उपस्थ, रोगी। क्या है, क्या नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में। भिषक, चिकित्सालय, उपस्थ, रोगी। चिकित्सालय, वैजयंती माला जी, वेरी गुड। अम्ल रस का विपाक क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। अम्ल का क्या होगा विपाक? सिंपल। अम्ल का क्या है? अम्ल का विपाक अम्ल का विपाक अम्ल है या मधुर है?
मधुर। अम्ल का विपाक मधुर है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अम्ल तो अम्ल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब अम्ल चीज होता है भीतर, हमारे पेट में सबसे ज्यादा खतरनाक अम्ल है। कौन सा अम्ल होता है पेट में? कौन सा अम्ल होता है, उसका नाम क्या है? मैंने कहा है हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, नहीं, रंजक पित्त होता है। अम्ल क्या है? अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये लोहे को भी पिघला सकता है, इतना खतरनाक, हजम कराता है ये। तो अम्ल है, जब अम्ल का सेवन कराते हैं तो अम्ल अम्ल मिलकर मधुर का रूप लेते हैं और हमारे मुंह में आते हैं। तो अम्ल का जो विपाक है मधुर है। कौन से धातु का कोई मल नहीं होता? सप्त धातु में एक धातु होता है जिसका कोई मल नहीं है, शुक्र धातु। इजी क्वेश्चन है। अम्ल रस का काम क्या है? पित्त को समन करना, कफ को समन करना, रक्त को बढ़ाना, वात को समन करना। अम्ल का काम क्या है? अम्ल रस का काम क्या है? मैंने कहा था कि महिलाओं को ज्यादा पानी पूरी खाने का इसलिए मन करता है क्योंकि उनको हर समय रक्त का अभाव होता है, ठीक है। रक्त बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ज्यादा अम्ल का सेवन कराने से वही रक्त को भी कम करेगा ये। क्यों? इसमें वायु तत्व है ना, इसीलिए। पित्त और वायु दोनों है जो सुखाने का काम भी करेगा। ज्यादा खट्टा चीज इसलिए नहीं खाना है। हम अल्प मात्रा में खाएंगे तो ये रक्त का वृद्धि करेगा। लवण रस का काम क्या है? लवण रस का काम क्या है? कफ को नाश करना, पित्त को कम करना, वात को कम करना। उपरोक्त तो सभी ठीक है। हाँ, इसीलिए फल में कब कारक है? सभी फल जो है कब कारक है? जो खट्टे वाला को छोड़कर सब का जो है कब कारक है? वो उनको खाने के लिए यदि आपके शरीर में वैसे ही कफ का वृद्धि हुआ है तो क्या करते हैं हम? फलों के ऊपर नमक का यूज करके या नमक के साथ फल खाने से कफ ठीक हो जाता है और कफ थोड़ा कंट्रोल होता है। तो कफ क्या है? जल और पृथ्वी है। नमन क्या करेगा? जल को कम करेगा, तो कफ भी कम हो जाएगा, ठीक है। कफ कारक है। किशोर अवस्था में कौन सा दोष का प्रधानता ज्यादा रहता है? कफवात, कफपित्त, वातपित्त, पित्तवात। कफवात, कफपित्त, वातपित्त, पित्तवात। ये भी कल मैंने डिस्कशन किया था। गलत है, पित्तवात नहीं है। किशोर अवस्था में, किशोर मतलब क्या है? देखो, ये बचपन और यौवनावस्था का बीच का है। बचपन में कब रहता है? यौवन में। जब यौवनावस्था में पित्त रहता है, तो दोनों का क्या होगा? कफ पित्त होगा, बीच का है। आगे समझ में, कफ पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद में कितने अंग हैं? ये तो सबको पता है, 8 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त और कटु रस युक्त वाले जड़ी बूटी में किस प्रकार का वीर्य पाए जाते हैं? ये बहुत ही अभी डिस्कशन की। तिक्त और कटु उष्ण वीर्य होता है। ताजा गोमूत्र किस श्रेणी का द्रव्य है? हाँ, वो ताजा गोमूत्र किस श्रेणी का द्रव्य है? पाचन द्रव्य है, वामक द्रव्य है, विरेचक द्रव्य है, संसन द्रव्य है। क्या है?
विरेचक द्रव्य। विरेचक द्रव्य है, पूरा खुलकर मतलब मल को निकालता है, विरेचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है ना? पूरी तरह से हम पूरा चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं। और आज खत्म कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 10वीं परीक्षा नहीं है? 10वीं परीक्षा से भी एक प्रश्न आ गया। प्रकृति, विकृति, प्रत्यक्ष, सत्व क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहाँ है? कौन से विधि में प्रत्यक्ष है? द्विविध में प्रत्यक्ष है। द्विविध परीक्षा। हाँ, सही बात। निम्नलिखित कौन सा अग्नि का गुण नहीं है? पिघलना, दुर्गंध फैलाना, पवित्रता। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? कौन सा नहीं है? अग्नि का गुण क्या नहीं है? पिघलना, दुर्गंध फैलाना, पवित्रता। उपरोक्त में कोई नहीं। सहज प्रश्न है। सब तो है, मतलब अग्नि पवित्र बनाता है। पवित्र मतलब क्या है? सब शुद्ध करता है। अग्नि का नाम भी ऐसा है कि पवित्र कराने वाला, ठीक है, और निखारने वाला, ठीक है। अग्नि पिघालता है, दुर्गंध फैलाता, फैलाने का काम करता है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। मेद धातु का मल क्या है? मेद धातु, मेद धातु का मल क्या है? पसीना है। कौन सी धातु की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या है? पूरा मेरुदंड का जो हड्डी पूरा ऐसा वक्र हो जाता है। मज्जा धातु, बहुत लोग अस्थि धातु कहते हैं। अस्थि धातु नहीं, मज्जा धातु। आयुर्वेद में एक अंग है अगर तंत्र। ये कौन से विषय का चिकित्सा विज्ञान है? अगर तंत्र बाल चिकित्सा है, विष चिकित्सा है, आंख, कान, नाक और गले का चिकित्सा है, प्रजनन चिकित्सा। अगर तंत्र विष चिकित्सा, ठीक है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा रोग रस धातु का संबंध नहीं है? निम्नलिखित जो रोग का वर्णन हुआ है, कौन सा रोग रस धातु से संबंध नहीं है? अपस्मार, बाल सफेद होना, सिक्लिन, सोरियासिस। रक्त धातु से संबंधित कौन सा रोग नहीं? शिक्लिन है। शिक्लिन रक्त धातु से संबंधित है, ठीक है। शिक्लिन जो रोग है रक्त धातु से। बाकी सब रोग जो है अपस्मार, अपस्मार मतलब मूर्छा, ठीक है, मूर्छा जो आता है, ठीक है। क्या कहते हो आप उसको? फिट्स, ठीक है। फिट्स रोग भी रस धातु से ही संबंधित है। बाल सफेद होना मतलब आपके शरीर में रस धातु कम हो रहा है। सोराइसिस भी रस धातु से कम ही के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वायु और अग्नि से कौन सा रस का उत्पत्ति होता है? वायु और अग्नि, कौन से रस में वायु और अग्नि होते हैं? अम्ल, कटु, लवण, तिक्त।
क्या है? सहज क्वेश्चन अभी भी डिस्कशन किए थे, अग्नि और वायु। तीक्ष्ण, वीर्य, कटु। वेरी गुड। हरण का विपाक तो बताया मैंने, मधुर। उपवास करने से कौन सा पंच महाभूत का वृद्धि होता है? उपवास करने से आकाश, वायु, पृथ्वी, जल। आकाश। शुक्र धातु का मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा द्रव्य का सेवन करना चाहिए? देव्यायी, विकाशी, ग्राही, शुक्रल। ये तो बहुत इजी है। शुक्रल। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा परमार्थी द्रव्य है? सुपारी, दही, आंवला, काली मिर्च। परमार्थी। परमार्थी। काली मिर्च। काली मिर्च। एक व्यक्ति को किडनी में पथरी है, एक वैद्य होने के नाते कौन सी प्रकार का द्रव्य का प्रयोग करोगे उसको ठीक करने के लिए? वेदन द्रव्य, ब्रूहण द्रव्य, संग्राही द्रव्य, ग्राही द्रव्य। क्या है? वेदन द्रव्य। वेदन जो वेद करता है। हाँ, वेदन द्रव्य। क्या करते हो आप? वेदन द्रव्य का एग्जाम्पल दो। कोई देख सकता है वेदन द्रव्य का एग्जाम्पल? कुल्ची का दाल है? कुल्ची का दाल। कुल्ची का दाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इम्पोर्टेंट है? गोखरू। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या कहते हैं? पत्थर तोड़। पत्थर तोड़। पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा भी है, वेदन द्रव्य है। और वरुण 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 है, गोखरू है। बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल है। गोखरू तो सबसे अच्छा है। ठीक है। गोमूत्र भी हो सकता है, वेदन द्रव्य है। लाजकुली पत्र, वो भी है, किडनी के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया पूरा कंप्लीट, 100 क्वेश्चन कंप्लीट और कोई छूटा नहीं। तो आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। मैं कल शायद टूर पर रहूंगा, सुविधा होगा तो करेंगे क्लास। करेंगे तो क्या, 80 प्रकार के जो वात के रोग हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 20 प्रकार के कफ के रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। 40 प्रकार के पित्त के रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कल मैं थोड़ा टूर में रहूँ, कल से शायद टूर में रहूंगा। टूर में रहने से क्या होता है, दिक्कत आता है, कहीं जगह एक जगह नहीं रुकेंगे तो नहीं होता है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी रोग के बारे में मिलकर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का क्लास यहाँ खत्म करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास कब होगा कम्युनिकेट करूंगा। यदि किसी का कोई डाउट नहीं है तो रखते हैं आज का क्लास।
जय